शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे पाठ मैं लेखक कैसे बना, जिसको लिखा है अमृतलाल नागर ने। पाठ को शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट शेयर बार बार होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए पाठ पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। वह कविता तीसरे दिन दैनिक आनंद में छप गई। तो कौन सी कविता की बात हो रही है यहाँ पर? उस कविता की जिसको अमृतलाल नागर जी ने लिखा था। कबलों कहो लाठी खाया करें, कबलों कहो जेल सहा करिए। तो वो किस में छप गई? दैनिक आनंद में छप गई। छापे के अक्षरों में अपना नाम देखा तो नशा आ गया। नशा आ गया मतलब अब उसमें आनंद छा गया, है ना, बेहोशी छा गई, प्रमाद आ गया। बस मैं लेखक बन गया और इसी के दरमियान वो लेखक भी बन गए। बस मैं लेखक बन गया ऐसा वे कहते हैं। मेरा ख्याल है 2-3 प्रारंभिक तुकबंदियों के बाद ही मेरा रुझान गद्य की ओर गया। मतलब 2-3 तुकबंदियाँ वो किए होंगे और उनका जो मन है गद्य में लग गया होगा। कहानियाँ लिखने लगा, फिर वो कहानी लिखने लग गए। पंडित रूप नारायण जी पांडे कविरत्न। तो पंडित रूप नारायण जी पांडे कौन हैं? तो कलम के मजदूर कहे जाते हैं, जो कवि रत्न हैं। मेरे घर से थोड़े दूर पर ही रहते थे, मतलब लेखक के घर से उनका घर ज़्यादा दूर नहीं रहता था। उनके यहाँ अपनी कहानियाँ लेकर पहुँचने लगा। उनके पास स्वयं की कहानियों को लेकर के लेखक पहुँचने लगे। वे मेरी कहानियों पर कलम चलाने के बजाय सुझाव दिया करते थे। मतलब उनकी कहानियों को सुधारते नहीं थे बल्कि सुझाव देते थे। उनके प्रारंभिक उपदेशों की एक बात अब तक गांठ में बंधी है। उन्होंने जो भी उपदेश दिया था उसकी प्रारंभिक बात अब भी लेखक गांठ बांध करके रख लिए हैं। छोटी कहानियों के संबंध में उन्होंने बताया था कि कहानी में एक ही भाव का समावेश करना चाहिए। अगर छोटी कहानी लिखते हैं तो उसमें भाव एक जैसे होनी चाहिए, उसमें अधिक रंग भरने की गुंजाइश नहीं होती, ज़्यादा रंग नहीं भरना चाहिए, ज़्यादा भटकाव न हो। सन 1929 में निराला जी से परिचय हुआ, निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से, और तब से लेकर 1939 तक वह परिचय दिनों दिन घनिष्ठ होता ही चला गया, मतलब प्रगाढ़ हो चला। निराला जी के व्यक्तित्व ने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया। आरंभ में यदा कदा दुलारे लाल जी भार्गव के सुधा कार्यालय में भी आया जाया करता था। मतलब जो प्रारंभिक दिनों में कभी कभार वो क्या करते थे, तो दुलारे लाल जी भार्गव, अर्थात कौन है ये दुलारे लाल जी भार्गव? एक प्रचारक हैं हिंदी के, साथ ही साथ प्रकाशक भी हैं और कवि भी हैं। तो उनकी जो सुधा कार्यालय थी उसमें वो आया जाया करते थे। मिश्र बंधु बड़े आदमी थे। अगला बात आता है मिश्र बंधु की। ये मिश्र बंधु कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि मिश्र बंधु नाम के 3 सहोदर भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ग्रंथ ही नहीं, एक छंद तक की रचना भी तीनों भाई जुट कर ही करते थे, इसलिए इनको मिश्र बंधु कहते हैं। तीनों भाई एक साथ लखनऊ में रहते थे और लखनऊ में भी वो तीनों एक साथ ही रहते थे। 3-4 बार उनकी कोठी पर भी दर्शनार्थ गया था, मतलब उनके दर्शन करने के लिए लेखक 3-4 बार गए थे। अंदर वाले बैठक में एक तख्त पर 3 मसनदें और लकड़ी के 3 कैश बॉक्स रखे थे। मसनदें कहने पर लकड़ी का बेलनाकार तकिया होता है जिसमें अमीर लोग बैठते हैं, तो उसमें कैश बॉक्स भी रखे थे। मसनदों के सहारे बैठे उन 3 साहित्यिक पुरुषों की छवि आज तक मेरे मानस पटल पर ज्यों की त्यों अंकित है। उन तीनों, मतलब अभी जो 3 नाम मैंने लिया, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, वो बैठे थे, जो कि लेखक के मानस पटल पर अभी भी उनकी छवि ज्यों की त्यों अंकित हुई है।
राव राजा पंडित श्याम विहारी मिश्र का एक उपदेश भी उन दिनों मेरे मन में घर कर गया था। उनमें से जो श्याम विहारी हैं उनका एक उपदेश लेखक के मन में अभी भी घर कर गया है। उन्होंने कहा था साहित्य को टके कमाने का साधन कभी नहीं बनाना चाहिए। मतलब जो साहित्य है वो रुपए पैसे कमाने का साधन न हो। चूँकि मैं खाते पीते खुशहाल घर का लड़का था, इसलिए इस सिद्धांत ने मेरे मन पर बड़ी छाप छोड़ी। मतलब लेखक के पास खाने पीने की वैसे कोई तकलीफ नहीं थी, इसलिए उनके मन पर यह बात घर कर गई। इस तरह सन 29-30 तक मेरे मन में यह बात एकदम स्पष्ट हो चुकी थी कि मैं लेखक ही बनूंगा। काशी में उन दिनों अनेक महान साहित्यिक रहा करते थे। काशी तो नगरी ही ऐसी है, साहित्यिक नगरी है, तो वहाँ बड़े बड़े या महान साहित्यिक रहा करते थे। वहाँ भी जाना आना शुरू हुआ। साल में 2 चक्कर लगा आता था। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के दर्शन पाकर मैं स्फूर्ति से भर गया था। मतलब शरत चंद्र चट्टोपाध्याय यहाँ पर कौन हैं? तो ये बांग्ला के कवि हैं, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और कथाकार भी हैं, लघु कथाकार। शरत बाबू हिंदी मज़े की बोल लेते थे। हालांकि वो बंगाली कवि थे लेकिन हिंदी बोल लेते थे। मुझसे कहने लगे स्कूल कॉलेज में पढ़ते समय बहुत से लड़के कविताएं कहानियाँ लिखने लगते हैं, लेकिन बाद में उनका यह अभ्यास छूट जाता है। इससे कोई लाभ नहीं। पहले यह निश्चय करो कि तुम आजन्म लेखक ही बने रहोगे। मैंने सोत्साह हामी भरी। मतलब उनका यह मानना था कि अभी तो कहानी कविता का शौक़ रहता है, बाद में ये शौक़ छूट जाता है। इसलिए वो पूछने लगे कि आप आजन्म कवि ही या लेखक बने रहोगे कि कैसे? तो लेखक ने भी उत्साह के साथ हाँ में हाँ मिलाई। शरद बाबू ने अपना एक पुराना किस्सा सुनाया। 18-19 वर्ष की आयु में उन्होंने लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी। मतलब मात्र जब 18-19 साल के थे तो लेखक पूरी तरह से बन चुके थे। क्रमशः उनकी 2-3 किताबें छपी और वो चमत्कारिक रूप से प्रसिद्ध हो गए। तब एक दिन रास्ते में शरद बाबू को अपने कॉलेज जीवन के एक अध्यापक मिल गए। उनका नाम बाबू पाँच कौड़ी दत्त दे या बनर्जी था। वे बांग्ला साहित्य के प्रतिष्ठित आलोचक भी थे। बांग्ला साहित्य को लेंगे तो उनके आलोचक भी थे। अपने पुराने शिष्य को देखकर उन्होंने कहा, शरद, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे लेखक हो गए हो, लेकिन तुमने अपनी किताबें पढ़ने को नहीं दी। शरद बाबू संकुचित हो गए, विनयपूर्वक बोले, वे पुस्तकें इस योग्य नहीं कि आप जैसे पंडित उन्हें पढ़ें। अब हैं तो आलोचक, इसीलिए उनको वो दिखाना नहीं चाहे। जो आलोचक होते हैं उनको दिखाओगे तो मति भ्रम कर देते हैं, बाद में फिर मन हट जाता है। तो पाँच कौड़ी जी भी ऐसे ही थे, आलोचक थे, इसीलिए उन्होंने शायद नहीं दिखाया हैं। तो इस प्रकार से इसलिए मेरी 3 बातें, पाँच कौड़ी बोले, खैर पुस्तकें तो मैं कहीं से लेकर पढ़ लूँगा, पर चूँकि अब तुम लेखक हो गए हो इसलिए मेरी 3 बातें ध्यान में रखना। एक तो जो लिखना सो अपने अनुभव से लिखना। दूसरे, अपनी रचना को लिखने के बाद तुरंत ही किसी को दिखाने, सुनाने या सलाह लेने की आदत मत डालना। कहानी लिखकर 3 महीने तक अपनी दराज में डाल दो और फिर ठंडे मन से स्वयं ही उसमें सुधार करते रहो। मतलब बाद में सुधार करने पर पता चलता है, उसी समय तो गलतियां दिखेगी नहीं। इससे जब यथेष्ट संतोष मिल जाए, मतलब इच्छानुसार संतुष्टि मिल जाता है, तभी अपनी रचना को दूसरों के सामने लाओ। पाँच कौड़ी बाबू का तीसरा आदेश यह था कि अपनी कलम से किसी की निंदा मत करो। मतलब एक रचनाकार को अपने कलम से दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा के दोषों से अपने कलम को नहीं ढकना चाहिए। अपने गुरु की ये 3 बातें मुझे देते हुए शरद बाबू ने चौथा उपदेश यह दिया कि यदि तुम्हारे पास 4 पैसे हों तो 3 पैसे जमा करो और 1 खर्च करो। यदि अधिक खर्चीले हों तो 2 जमा करो और 2 खर्च।
यदि बेहद खर्चीले हो तो 1 जमा करो और 3 खर्च। इसके बाद भी यदि तुम्हारा मन न माने तो 4 खर्च कर डालो, मगर फिर 5वां पैसा किसी से उधार मत मांगो। उधार की वृत्ति लेखक की आत्मा को हीन और मलिन बना देती है। मतलब उधार लेने का ये जो विषय होता है अच्छा नहीं होता है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन चारों उपदेशों को मैं 100% अमल में ला सकता हूँ, फिर भी यह अवश्य कह सकता हूँ कि प्रायः 90% मेरे आचरण पर इन उपदेशों का प्रभाव पड़ा है। सन 30 से लेकर 33 तक का काल लेखक के रूप में मेरे लिए बड़े ही संघर्ष का था। कहानियाँ लिखता, गुरुजनों के पास भी करा लेता, मतलब गुरुजनों को दिखा करके उनसे पास भी करा लेता। जहाँ कहीं उन्हें छपने भेजता वे गुम हो जाती थीं। रचना भेजने के बाद में दौड़ दौड़ कर पत्र पत्रिकाओं के स्टॉल पर बड़ी आतुरता के साथ यह देखने को जाता था कि मेरी रचना छपी है या नहीं। हर बार निराशा ही हाथ लगती थी, मतलब तब तक नहीं छपा था। मुझे बड़ा दुख होता था उसकी प्रतिक्रिया में। कुछ महीनों तक मेरे जी में ऐसी सनक समाई कि लिखता, सुधारता, सुनाता और फिर फाड़ डालता था। सन 1933 में पहली कहानी छपी। सन 1934 में माधुरी पत्रिका ने मुझे प्रोत्साहन दिया। फिर तो बराबर चीज़ें छपने लगी। मैंने यह अनुभव किया कि किसी नए लेखक की रचना का प्रकाशित न हो पाना बहुधा लेखक के ही दोष के कारण न होकर संपादकों की गैर जिम्मेदारी के कारण भी होता है। इसलिए लेखक को हताश नहीं होना चाहिए, है ना। जब तक पूरी तरह से लोगों का नज़र न पड़े तो नहीं छप पाता है। सन 1935 से 37 तक मैंने अंग्रेजी के माध्यम से अनेक विदेशी कहानियों तक तथा गुस्ताव लाबेर के एक उपन्यास मादाम ओबेरी का हिंदी में अनुवाद किया। यह अनुवाद कार्य में छपाने की नियत से उतना नहीं करता था जितना कि अपने हाथ साधने की नियत से। अनुवाद करते हुए मुझे उपयुक्त हिंदी शब्दों की खोज करनी पड़ती थी। इससे मेरा शब्द भंडार बढ़ा, वाक्य गठन भी पहले से अधिक निखरा। मतलब वाक्य जमा करने की, वाक्य रचना करने की जो सामर्थ्य है उसमें भी निखार आ गया। दूसरों की रचनाएं, विशेष रूप से कर्मठ लोकमान्य लेखकों की रचनाएं पढ़ने से लेखक को अपनी शक्ति और कमजोरी का पता लगता है। जो कर्मठ हैं, लोगों में मान्य हैं, ऐसे लोगों की रचनाएं पढ़ने से क्या होती है तो अपनी कमजोरी का पता लगता है। यह हर हालत में बहुत ही अच्छी आदत है। इसने एक विचित्र तड़प भी मेरे मन में जगाई। बार बार यह अनुभव होता था कि विदेशी साहित्य तो अंग्रेजी के माध्यम से बराबर हमारी दृष्टि में पड़ता रहता है, किंतु देसी साहित्य के संबंध में हम कुछ नहीं जान पाते। उन दिनों हिंदी वालों में बांग्ला पढ़ने का चलन तो किसी हद तक था, लेकिन अन्य भारतीय भाषाओं का साहित्य हमारी जानकारी में प्रायः नहीं के बराबर ही था। इसी तड़प में मैंने अपने देश की 4 भाषाएं सीखी। आज तो दावे से कह सकता हूँ कि लेखक के रूप में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मेरी इस आदत ने ही मेरा बड़ा उपकार किया है। तो लेखक इस प्रकार से वो बन पाए हैं। विभिन्न वातावरणों को देखना, घूमना, भटकना, बहुश्रुत और बहुपठित होना भी मेरे बड़े काम आता है। यह मेरा अनुभवजन्य मत है, मतलब उनका अनुभव युक्त मत है कि मैदान में लड़ने वाला सिपाही को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जिस प्रकार नित्य ही कवायद बहुत आवश्यक होती है, उसी प्रकार लेखक के लिए उपरोक्त अभ्यास भी नितांत आवश्यक है। केवल साहित्यिक वातावरण में ही रहने वाला कथा लेखक मेरे विचार में घाटे में रहता है। उसे निसंकोच विविध वातावरणों में अपना सीधा संपर्क स्थापित करना चाहिए। 1962 टुकड़े टुकड़े दास्तान में संकलित था। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।